नमस्ते दोस्तों। अगर आपके भी शरीर के ऊपर लाल कलर के रैशेस आते होंगे, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती होगी, ओंठ सूज जाते होंगे, कान सूज जाते होंगे, आंखों के ऊपर सूजन होती है, तो इसी प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है अर्टिकेरिया। शीत पित्त, चकत्ते आ जाना या दाफड़ आ जाना, ये जो प्रॉब्लम होता है पित्त के वजह से होता है और इसी पित्त निकलने के प्रॉब्लम को अगर हमें सही करना है तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको बहुत ही उपयोगी है। अगर आप भी अर्टिकेरिया के ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट हो, अगर आपके भी शरीर में पित्त की लेवल ज्यादा है, बॉडी हीट ज्यादा है और उस वजह से आपको पित्त निकलने का डर है, अगर आपके भी फैमिली में किसी को अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ये अर्टिकेरिया को कैसे हमें जड़ से मिटाना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। दुर्वा आयुर्वेदा नवी मुंबई नाम से हमारा क्लिनिक वाशी में है और इसी क्लिनिक में हम जब भी अर्टिकेरिया का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उस अर्टिकेरिया के पेशेंट का डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं। क्लिनिकली वैसे तो ये पित्त निकल जाने का प्रॉब्लम पेशेंट को खुद को समझ जाता है कि उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पित्त के वजह से होता है। इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली आना, रात के समय में ज्यादा खुजली आना, उसके साथ रैशेस आ जाना, स्किन फूल जाना, वहां का जो स्पर्श होता है वो उष्ण हो जाता है, रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। कुछ लोगों में अर्टिकेरिया का एडवांस स्टेज यानी एंजियोइडेमा जैसी भी कंडीशन होती है कि जैसे ओठ फूल जाते हैं, कान फूल जाते हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, रात रात भर इस प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आती है, तो ये क्लिनिकली कंफर्म हो जाता है कि उनको अर्टिकेरिया का ही प्रॉब्लम है। वैसे उसके लिए ब्लड टेस्ट अगर कराना होगा तो आईजीई एंटीबॉडी और एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट अगर हम करा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की लेवल कितनी है और एलर्जी की लेवल कितनी है इस बात का भी हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि ये अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो हमें अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है। और इस अर्टिकेरिया को अगर हमें जड़ से अच्छा करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके जो कारण होते हैं उसको हमें समझ लेना है। जब तक हम कारणों के ऊपर काम नहीं करोगे तो चाहे आप बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर के पास कितना भी अच्छा और कितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट करा भी ना ले, तो भी उसके बाद आपका अर्टिकेरिया सही नहीं होता जब तक उसके पॉजिटिव फैक्टर्स आप समझ नहीं लेते। बहुत से लोगों में हमने देखा है कि डाइट जो होता है वो स्पेसिफिकली नॉनवेज डाइट की वजह से, कर्ड की वजह से या चना दाल के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए पित्त की वजह से उनके शरीर में अर्टिकेरिया की पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म यानी पुराने समय में से उनको कब्जियत रह जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना और उसके साथ साथ उनको हाइपर एसिडिटी यानी गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, ऐसी शिकायतें रहती है जिस वजह से उनका जो पित्त होता है वो अन्न नलिका में ऊपर नीचे होते रहता है और ये पित्त के वजह से उनके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पित्त बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ पित्त अपने मार्ग से निकलते हुए ब्लड में फैलने लगता है जिससे कि अर्टिकेरिया की पैथोलॉजी शुरुआत होती है। इसी के बारे में हमने डिटेल वीडियो पहले भी बहुत सारे बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसमें देख सकते हो। अगर आपकी कुछ पुरानी मेडिसिन होगी जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, आईवीएफ की मेडिसिन होती है या कुछ ऐसी मेडिसिन जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उन मेडिसिन के वजह से भी अगर आपका पित्त बढ़ जाता है तो उससे भी आपके शरीर में अर्टिकेरिया की पैथोलॉजी बन सकती है। और इसमें लास्ट फैक्टर होता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों में अर्टिकेरिया का ट्रिगर होते हुए हमने देखा है। अगर आपको जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, करियर रिलेटेड स्ट्रेस है, बच्चों में भी स्टडी रिलेटेड अगर स्ट्रेस होता है तो इन सब कारणों की वजह से भी अर्टिकेरिया ट्रिगर होता है। अगर आपका मन किसी भी कारण की वजह से निराश है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसी घटनाएं शायद आपके फैमिली में हो चुकी होगी जिससे आपका मन नाराज रहता होगा, तो उसी वजह से भी आपका मन का पित्त बढ़ जाता है और उससे भी अर्टिकेरिया ट्रिगर हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी अर्टिकेरिया को अगर आपको ट्रीट करना होगा तो इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन।
हमारे शरीर का पित्त जो होता है बेसिकली पाचक पित्त, वो हमारे पेट से निकलते हुए ब्लड में फैलने लगता है और ब्लड में पूरी तरह से फैलता है, स्किन के नीचे जाके जमा होता है और हमारे भ्राजक पित्त को वो बढ़ावा देता है और इसी भ्राजक पित्त के एग्रीवेशन की वजह से हमारे शरीर में ब्लड में पित्त बढ़ता है। सो अर्टिकेरिया के नाम में ही बताया है कि शीत पित्त यानी पित्त जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है और जब वातावरण में ठंडावा आ जाता है, वातावरण में ठंड बढ़ जाती है तो उसके कारण से वो बढ़ता है। अगर हम मोटरसाइकिल में ठंडी हवा में जाते हैं तो उसके वजह से वो बढ़ सकता है। अगर बाहर क्लाइमेट ठंडा होता है तो उसके वजह से बढ़ता है। तो इसमें ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें ब्लड डिटॉक्स काढ़ा, पंचनिम्ब की गोली, घी की कुछ कैप्सूल्स होते हैं, कंडुकनीवटी होती है। ये ऐसी सब मेडिसिन हम देकर सबसे पहले मंथ में ब्लड प्यूरिफिकेशन करा लेते हैं, जिससे कि ये फैला हुआ पित्त के वजह से होने वाली खुजली की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और ये पित्त को एक डायरेक्शन मिले और वो लीवर की तरफ आ जाए। इसमें सेकंड स्टेप होता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर बेसिकली हमारे शरीर का खुद एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन होता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से, खान पान की हैबिट्स अच्छी ना होने की वजह से लीवर भी खुद को बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटेड कर देता है और इसी स्टेप में हमें लीवर को डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर डिटॉक्स का काढ़ा और कुछ हर्ब्स इस प्रकार से दिए जाते हैं ताकि आपकी लीवर में जो गंदगी जमा है वो अच्छी तरह से डिटॉक्स कर दे और वो गंदगी, पित्त, कफ, डर्ट, इंप्यूरिटीज आहिस्ते आहिस्ते हमारे इंटेस्टाइन के रास्ते में आकर रुक जाए। और फिर इस प्रकार से लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है तो हमने जो पहले डोज में इंटेंसिटी और वहां की जो फ्रीक्वेंसी थी खुजली की वो कम कर ली, इसके साथ साथ हम पित्त की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी कम कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें कराना होता है विरेचन। जैसे कि ब्लड प्यूरिफिकेशन और लिवर प्यूरिफिकेशन के माध्यम से जो भी पित्त, कफ, डर्ट, इंप्यूरिटीज हमारे ब्लड में होता है, लिवर में होता है, वो इंटेस्टाइन की तरफ अब तकली लेवल पर आ जाता है। विरेचन में हमें मेडिकेटेड घी यानी कि स्नेहपान घृत जो होता है वो 5 दिनों के लिए वर्धमान मात्रा में देना होता है। 30, 60, 90, 120 और 150 इस प्रकार से वर्धमान मात्रा में अगर हम घी देते जाते हैं तो उससे स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनल, इसके जितने भी वॉल्स होते हैं वहां पर चिपका हुआ जो भी पुराने से पुराना पित्त, कफ और डर्ट इंप्यूरिटीज होंगे वो मेल्ट हो जाते हैं। छठे दिन पर हमें जैसे हम इंटरनली घी लेने के बाद ओलिएशन करते हैं वैसे ही एक्सटर्नली भी हमें मसाज कर लेना है, जिससे कि दोष जो होते हैं वो स्किन की तरफ फिर से भाग ना सके और वो शरीर से बाहर निकल जाए। छठे दिन मसाज होने के बाद फिर हमें 7वें दिन पर विरेचन की प्रोसेस करनी होती है, जिससे कि कुछ दवाइयों के माध्यम से हम लूज मोशंस कराते हैं और ये लूज मोशन में इंटेस्टाइन में फंसा हुआ पुराने से पुराना मल जो होता है वो बाहर निकल जाता है और विरेचन अचीव हो जाता है। विरेचन करने के बाद हमें अगले 30 दिनों के लिए 15 से 30 दिनों के लिए संसर्जन क्रम की प्रोसीजर करानी होती है, क्योंकि विरेचन करने के बाद हमारा जो पेट होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के जैसा होता है। आंतों में पचन शक्ति जो होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसलिए मूंग दाल का सूप, मूंग दाल की खिचड़ी इस प्रकार का भोजन करते हुए हमें उस महीने को व्यतीत करना है, जिससे कि हमारे पित्त जो इंप्योरिटीज थी वो चली गई है और फिर से नई इंप्योरिटीज उसमें एस्टेब्लिश ना हो। लगभग विरेचन करने के बाद 70 to 80% गंदा पित्त निकल जाने की वजह से अर्टिकेरिया की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और उसकी जो इंटेंसिटी होने के साथ साथ जो खुजली होती है उसमें काफी राहत मिलना चालू हो जाती है। अगर आईजी एंटीबॉडी जो होती है वो लगभग 0 to 150 के रेंज में है तो विरेचन की प्रक्रिया से बहुत फायदा होता है। लेकिन आईजी एंटीबॉडी अगर आपकी 150 से ज्यादा है या बहुत क्रोनिक आपको शीत पित्त का प्रॉब्लम है, लेट से 2 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से अगर प्रॉब्लम है तो बस्ती ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। बस्ती को ही आधी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, बस्ती यानी इनिमा ट्रीटमेंट। तो इसमें हमें बेसिकली हाइड्रोक्लोरॉन थेरेपी जैसी एक्शन करनी होती है कि इसमें कुछ हर्ब्स होते हैं जिनको दूध में पकाया जाता है, उसका क्षीरपाक बनाया जाता है और उसमें घी मिलाकर फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑयल इन वाटर इमल्शन जैसा लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड को हमें बस्ती के यानी रेक्टम कैनाल के द्वारा, टॉयलेट के रास्ते के द्वारा शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो जो लिक्विड होता है वो डायरेक्टली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता है और इंटेस्टाइन में होने वाले जोनुलिन रिसेप्टर्स को फिर से स्ट्रॉन्ग करने का काम वो करता है।
देखो दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं और इमीडिएटली अगर पित्त आपको आता है, इसका मतलब ये भले ही स्किन का प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें आपकी गट की इम्यूनिटी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी होती है और गट को फिर से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। गट डिटॉक्सिफिकेशन में बस्ती सबसे प्रधान चिकित्सा होती है। बस्ती में दिए जाने वाले जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, ये आपकी गट में होने वाले इन्फ्लामेशन, गट में होने वाली जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करता है और गट को फिर से रीसेट करता है, आपका गट ब्रेन एक्सिस को भी फिर से रीएस्टेब्लिश करता है, जिससे कि आप बाद में जाकर कोई भी भोजन कर ले तो उससे आपके शरीर में अर्टिकेरिया की पैथोलॉजी फिर से स्टार्ट ना हो जाए। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है वो लगभग हमें 21 दिनों के लिए करना होता है और घर पे ये प्रोटोकॉल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार का बस्ती किट जो होता है वो डिजाइन किया हुआ है। इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप, दैट इज रसायन चिकित्सा। जब हमने ब्लड प्यूरिफिकेशन कर लिया, लीवर प्यूरिफिकेशन कर लिया, विरेचन कर लिया और बस्ती नाम का भी ट्रीटमेंट कर लिया, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल होता है 80 to 90% पित्त हमारे शरीर से चला गया, लेकिन फिर भी जो नया बनने वाला पित्त होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जब वो एबनॉर्मल पित्त के कांटेक्ट में आ जाए तो फिर से वो एबनॉर्मल ना बने, इसलिए हमें पित्त को अच्छा बनाने वाले मेडिसिन देने होते हैं। इसी के साथ साथ गट इम्यूनिटी को रीएस्टैब्लिश करने वाले मेडिसिन, स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले मेडिसिन और उसके साथ साथ ओवरऑल इम्यूनिटी को मेंटेन रखने वाले कुछ हर्ब्स होते हैं जो रसायन चिकित्सा में दिया जाता है। रसायन इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि ये आपके शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर देगा, इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल और ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो डैमेज होने वाले हैं उनको रिपेयर करने के लिए और अर्टिकेरिया का फिर से अटैक ना होने के लिए आपके शरीर को तैयार कराता है। तो रसायन चिकित्सा भी लगभग 2 से 3 महीनों के लिए दी जाती है। अब इसमें कोई भी प्रकार का काढ़ा नहीं होता, केवल टैबलेट के द्वारा च्यवनप्राश, गंधर्व हरित की या फिर हरिद्राखंड, हरित के अवलेह, इस प्रकार के जो हर्ब्स होते हैं वो देकर हम पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने की मदद करते हैं। रसायन चिकित्सा जब होती है तो उससे आपके शरीर में ओवरऑल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, आपका पित्त कम होने लगता है तो आप एक्टिव हो जाते हो, बॉडी हीट कम हो जाती है और अर्टिकेरिया कम होने की वजह से डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाती है। अगर हमें अर्टिकेरिया ये सब करने के बावजूद भी फिर से है तो आपको रेजिस्टेंट अर्टिकेरिया है, आपको क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है और इसके लिए फिर आपको ये रिअकरेंस फिर से ना होने के लिए ब्लड डोनेशन जैसी भी एक्टिविटी करनी है, ब्लड डोनेशन की प्रोसेस भी करनी होती है। ब्लड डोनेशन के द्वारा आपके शरीर के कुछ अमाउंट जो ब्लड होता है वो निकाला जाता है, जिससे कि ब्लड में इंप्योरिटीज है वो निकल जाती है। आपको बार बार अगर पित्त होता है और बहुत सालों से, तो लगभग 3 सालों के लिए हर महीने में एक बार आपको एटलीस्ट विरेचन का प्रोसेस कराना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो मेंटल डिस्टर्बेंस के वजह से अगर अर्टिकेरिया है तो उनको योगा और प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेस को कम रखना भी इंपॉर्टेंट है। और जिस खान पान की वजह से आपके शरीर में अर्टिकेरिया होता होगा, चाहे वो छोटे बच्चे हो तो उनको चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स या मीठी चीजों के वजह से अर्टिकेरिया ट्रिगर होता है, बड़े व्यक्तियों में नॉनवेज, कर्ड के प्रोडक्ट्स या फिर पित्त बढ़ाने वाले मसाले वाले चीजों के वजह से अगर अर्टिकेरिया ट्रिगर होता है तो ये डाइटरी हैबिट उनको मेंटेन रखनी होगी, वो सारे प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड करने होंगे। और इसी प्रकार का प्रोटोकॉल अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अपना अर्टिकेरिया जो होता है वो 100% हम क्योर कर सकते हैं। तो अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने देखा, तो इसमें हमने देखा जो पहले स्टेप था वो ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन का था, सेकंड स्टेप लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का था, थर्ड स्टेप विरेचन का था, संसर्जन कम करना था, उसके साथ बस्ती का प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना था, फोर्थ स्टेप में हमने किया रसायन चिकित्सा और उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी में आता है ब्लड डोनेशन, रिपीट विरेचन, डाइटरी लाइफस्टाइल एंड योगा एंड प्राणायाम। अगर आपको भी अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, पुराना अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम था लेकिन भविष्य में आ सकता है ऐसा अगर आपको लगता है, अगर आपकी बॉडी हीट ज्यादा है, आपके शरीर में पित्त ज्यादा है, आपके फैमिली में भी किसी को अर्टिकेरिया का परेशानी होगा, तो जरूर आप ये प्रोटोकॉल उनको समझाइए, उनको दिखाइए। अगर आपको भी पित्त से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आपके दोस्त परिवारों में शेयर करना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना मत भूलना। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।